हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं आपको करवाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी का शॉर्ट में रिवीजन। हम इसका क्विक बट प्रिसाइजली रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बैंकिंग के बारे में देखिए पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। क्लियर? चलिए सबसे पहले समझ लीजिए बैंक क्या होता है। ए बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट पीपल सेविंग्स डिपॉजिट्स with the purpose of lending those under the condition of returning the same when depositor demand। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास पावर है कि वो लोगों की सेविंग्स को कलेक्ट कर सकता है। लेकिन वो लोगों की सेविंग्स को कलेक्ट क्यों करता है? क्योंकि उसे लेंडिंग करना होता है, मतलब क्योंकि दूसरों को पैसे देने होते हैं। जिन लोगों को भी पैसे चाहिए वो कहाँ से लेंगे? बैंक से ही लेंगे ना। तो बैंक को उन लोगों को पैसे देने होते हैं, इसीलिए बैंक हमारे पैसे कलेक्ट करती है। अब बैंक जब भी किसी को पैसे देती है एक कंडीशन पे देती है, एंड वो कंडीशन ये है कि भाई तुम टाइम पे हमारा पैसा लौटा देना। क्लियर? अब देखिए बैंक दो टाइप के होते हैं, एक कमर्शियल बैंक होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है। कमर्शियल बैंक क्या होता है? देखिए, कमर्शियल बैंक अ बैंक विच प्रोवाइड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। जो बैंक प्रॉफिट के लिए काम करता है हम उसको कमर्शियल बैंक कहते हैं। एंड मोस्टली यही बैंक होते हैं कहीं पर भी। ओके, कमर्शियल बैंक ही होते हैं जो लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। अब ये लोग प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? तो देखो, जब हम उनके पास पैसे डिपॉजिट करने जाते हैं तो हमको कितना इंटरेस्ट मिलता है? मैक्सिमम 3% 4%। एंड जो लोग पैसे लेने आते हैं कि भैया हमको थोड़े पैसे दे दीजिए लोन पे, तो उन्हें वो लोन देते हैं कितने परसेंट पे? 8% 9%। तो जो गैप हुआ वो क्या हुआ? उनके लिए तो वो प्रॉफिट हुआ। तो उन बैंक को हम कहते हैं कमर्शियल बैंक। इसका एग्जांपल दूँ तो HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, देना बैंक हो गया। ठीक है, ये सारे बैंक्स। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है। तो देखिए, किसी भी कंट्री का जो सुप्रीम बैंक होता है ना, उसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। अब हमारे देश का सुप्रीम बैंक कौन सा है? हमारे देश का सुप्रीम बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब देखो, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक देख लेते हैं। एक कमर्शियल बैंक क्या क्या काम करता है? तो वो कुछ प्राइमरी फंक्शन करता है एंड वो कुछ सेकेंडरी फंक्शन भी करता है। पहले हम देखते हैं प्राइमरी फंक्शन। सबसे पहला तो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। वो हमारे पैसों को कलेक्ट करने का काम करता है। हम भाई आसानी से जाके बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। सेकंड है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। अगर किसी को कुछ पैसे चाहिए, बिजनेस करना है या फिर उनका कोई पर्सनल मैटर है, उनको पैसे चाहिए, तो वो लोग इजीली बैंक से ले सकते हैं। थर्ड है पेमेंट एंड विड्रॉवल फैसिलिटी। ये जो कमर्शियल बैंक है ना, ये लोग हमको फैसिलिटी देते हैं कि हम कहीं से भी आसानी से पे कर सकते हैं, आसानी से अपने पैसों को निकाल सकते हैं। क्योंकि आजकल वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई है ना, लाइक भीम UPI, पेटीएम, अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो इन सब की मदद से हम आसानी से कहीं भी पेमेंट भी कर सकते हैं और पैसे निकाल भी सकते हैं। चौथा देखिए इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अभी इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या है? तो समझ लीजिए, जब एक बैंक को पैसा चाहिए तो वो किसी और बैंक के पास जाएंगे। जब उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो किसी और बैंक के पास जाएंगे। तो भाई वो बैंक क्या करेगा? उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दे देगा। तो उसको हम कहते हैं कॉल मनी। अब ये दो बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ ना, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो ये हैं कुछ प्राइमरी फंक्शंस कमर्शियल बैंक के। अब हम देखते हैं कुछ सेकेंडरी फंक्शंस। सबसे पहला सेकेंडरी फंक्शन है एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस। देखिए, एक बैंक बहुत सारे सर्विसेज देता है, जैसे कि बैंक हमारे लिए एजेंट का काम करता है, हमें वो दलाल वाली फैसिलिटी देता है, टैक्स चालान पे करने में हमारी हेल्प करता है। अगर आपको सोना वो सब रखना है बैंक के लॉकर में, वो फैसिलिटी भी आपको बैंक देता है। सेकंड है प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज़ विद चेंजिंग टाइम्स। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है बैंक हमको बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है, जैसे कि NEFT हो गया, RTGS, डीमेट की फैसिलिटी, डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी, वो सब।
अब अपन देखते हैं आरबीआई का फंक्शन। देखो, आपने देखा कि कमर्शियल बैंक क्या काम करते हैं, अब हम देखते हैं कि आरबीआई क्या काम करता है। ओके, आरबीआई भी तो कुछ काम करता होगा, तो वो क्या काम करता है। सबसे पहला उसका काम है करेंसी इशू करने का। देखो, हमारे देश में रुपए 2 और उससे ऊपर के जितने भी रुपए होते हैं ना, सब आरबीआई ही इशू करता है। दूसरा, ये हमारे गवर्नमेंट का बैंक होता है, ठीक है। ये जो आरबीआई है, ये हमारे गवर्नमेंट के अकाउंट्स मैनेज करती है, बाद में उन्हें एडवाइस देने का काम करती है, तो ये हमारे गवर्नमेंट का बैंक कहलाता है। तीसरा है बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ये बैंकर का भी बैंक है, मतलब बैंकों का राजा है। एंड अगर उन्हें उन बैंक्स को कहीं से भी पैसे ना मिले, सब उनको इनकार कर दे कि हम तुमको पैसे नहीं देंगे, उस केस में लास्ट में वो आरबीआई के पास आके पैसे ले सकते हैं। चौथा, क्रेडिट क्रिएशन करने का काम भी आरबीआई करती है। पांचवा, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देखिए, हमारे जो करेंसी है, इंडियन करेंसी, उसकी वैल्यू हमारे इंटरनेशनल मार्केट में बनी रहे, ये जिम्मेदारी भी किसकी बनती है, आरबीआई की ही बनती है। अब हम देख लेते हैं कुछ नॉन मॉनेटरी फंक्शंस जो पैसे से नहीं रिलेटेड है। सबसे पहला काम है रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस। तो आरबीआई का ये काम है कि वो सभी मनी मार्केट को देखता है, सभी बैंक्स को देखता है कि वो लोग बराबर से काम कर रहे हैं कि नहीं। सेकंड है प्रमोशनल फंक्शंस। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो चेक्स का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ कैश में ही डीलिंग करते हैं, या फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि बैंक भी कोई चीज़ होती है। तो अवेयरनेस फैलाने का काम भी आरबीआई करती है। तीसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। देखिए, हमारी कंट्री जो इंडिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना बड़ा है। तो आरबीआई क्या करती है, अवेयरनेस फैलाने का तो काम करती है, साथ में ये जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व है, उन लोगों की मदद भी करती है पैसे देकर, या फिर उनका मतलब डेवलपमेंट करने का काम आरबीआई करती है, ठीक है। अब हम समझेंगे, देखो हमने चैप्टर का एक हिस्सा कंप्लीट कर लिया, बैंकिंग। अब अपने को समझना है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी, इट इंक्लूड्स वेरियस टूल्स ऑफ रेगुलेटिंग supply of money in the hands of the apex bank with the purpose of achieving general economic objectives। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं जिसकी मदद से आप आसानी से मनी के सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मॉनेटरी सप्लाई क्या होता है, मॉनेटरी सप्लाई बोल रही हूँ मैं, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, एंड उस टूल्स से क्या होता है, उस टूल्स से हम आसानी से मनी के सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये करता कौन है, मनी के सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। एंड क्यों करता है, क्योंकि भाई हमारा जो देश है वो हमेशा इकोनॉमिकली अचीवमेंट करता रहे, इकोनॉमिकली प्रगति उसकी होती रहे, इसीलिए ये किया जाता है, ठीक है। अब देखो, कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स लेके आप मनी के सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो, एंड कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स लेके आप मनी के सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो। तो हम ये दोनों पढ़ेंगे, क्लियर। चलो देखो, सबसे पहले हम कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स देखते हैं। सबसे पहला है बैंक रेट। अब जब भी कमर्शियल बैंक को चाहिए पैसे, वो आ गई आरबीआई के पास पैसे लेने के लिए, तो आरबीआई एक रेट पर ही उनको पैसे देगी, तो उसी रेट को कहा जाता है बैंक रेट। अब समझ लो, अगर आरबीआई ने उस बैंक रेट को बढ़ा दिया तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक वाले बात पर पैसा मांगने नहीं आएंगे कि मुझको पैसा दे दो, बिकॉज बैंक रेट इज़ हाई। अब बैंक रेट बहुत बढ़ चुका है, तो वो लोग पैसा लेने से पहले सोचेंगे। अब कमर्शियल बैंक पैसा लेगी नहीं तो उनके पास पैसे होंगे नहीं, तो वो लोग लोगों को पैसा देंगे नहीं, तो इससे क्या होगा, मनी का सप्लाई अपने आप कम हो जाएगा मार्केट में। दूसरा है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब अगेन, अगर कमर्शियल बैंक को पैसे चाहिए लेकिन एकदम अर्जेंटली एंड शॉर्ट पीरियड में,
तो वो लोग आ जाते हैं, अपने कुछ सिक्योरिटीज़ को लेके आ जाते हैं आरबीआई के पास और कहते हैं ये लीजिए हमारे सिक्योरिटीज़ और हमको जल्दी से पैसे दे दीजिए। तो आरबीआई उनको पैसे देती है एंड जिस रेट पे देती है उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। एंड ये जो रेपो रेट है ये बैंक रेट से हाई होता है, ठीक है। सो अब क्या होता है, देखो अगर ये जो आरबीआई है रेपो रेट बढ़ा देगी तो वो लोग, वही बात है, वही वाला कॉन्सेप्ट है कि वो लोग वापस बार बार आएंगे नहीं पैसे मांगने के लिए। उनके पास पैसे, मतलब वो लोग नहीं मांगना चाहेंगे ना यार, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है तो कौन आएगा, इतने ज़्यादा हाई रेट पे पैसे लेने कौन आएगा। तो कमर्शियल बैंक वाले आएंगे नहीं तो उनके पास पैसे होंगे नहीं तो वो किसी को पैसे देंगे नहीं। एंड देन अपने आप मनी का जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा। एंड देखो यहाँ पर दूसरा भी कुछ लिखा हुआ है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि कभी कभार आरबीआई खुद आती है कमर्शियल बैंक के पास कि तुम हमारे सिक्योरिटीज़ ले लो एंड हमको पैसे दे दो। तो अब इससे क्या होता है ना कि कमर्शियल बैंक का सारा पैसा आरबीआई ले लेती है, सारा नहीं मतलब जितना आरबीआई को लेना होता है उतना ले लेती है एंड बदले में कमर्शियल बैंक को वो कुछ सिक्योरिटीज़ दे देती है। अब इससे क्या होता है, कमर्शियल बैंक का सारा पैसा चला गया आरबीआई के पास, अब उनके पास पैसा रहेगा नहीं तो वो किसी को देंगे नहीं एंड अपने आप मनी का जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा। तीसरा है स्टरिलाइजेशन अंडर एमरजेंसी सिचुएशन। अगर एकदम एमरजेंसी है एंड किसी बैंक को पैसे चाहिए तो वो आरबीआई के पास आएगी पैसे को लेने के लिए, और अब वो जो रेट होगा ना वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसीलिए बहुत सारी बैंक बहुत बार सोचती हैं इस सिचुएशन में पैसे मांगने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो रेट लगता है ना वो बहुत हाई होता है। तो जब वो लोग पैसे मांगेंगे ही नहीं तो वही बात आती है अपना पुराना कॉन्सेप्ट, पैसे मांगेंगे नहीं तो उनके पास पैसे होंगे नहीं, फिर वो किसी को दे नहीं पाएंगे। चौथा है कैश रिजर्व रेशियो। देखो आरबीआई एक्ट में ही ऐसा लिखा है कि सभी बैंक को एटलीस्ट थोड़ा बहुत कैश रिजर्व तो मेंटेन करके रखना ही रखना है। अब समझ लो अगर आरबीआई ने ऐसा कह दिया कि तुम्हारा सीआरआर हाई हो गया, मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो तुम्हारा हाई हो गया, अब तुमको बहुत सारा कैश रिजर्व बनाकर रखना पड़ेगा। अब बैंक्स क्या करेंगी, अपना सारा पैसा तो वो लोग कैश रिजर्व में रख दे रहे हैं, उनके पास तो कुछ पैसा बच नहीं रहा है। अब उनके पास पैसा बचेगा नहीं तो वो किसी को देंगे नहीं एंड अपने आप मनी का जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा, ठीक है। पांचवा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अब ये क्या है, देखो तो अगेन ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि सभी बैंक को एटलीस्ट 25% उनके पास जितना भी डिपॉजिट है उसमें से 25% उन्हें इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना ही रखना है। मतलब समझ लो अगर उनके पास 100 रुपये का डिपॉजिट पड़ा हुआ है तो 25 रुपये का उन्हें एटलीस्ट गोल्ड बना के रख देना है, या फिर कैश में भी वो लोग रख सकते हैं कहीं एक जगह साइड में, ओके। अब अगर आरबीआई ने एसएलआर रेशियो बढ़ा दिया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ा दिया, 25% से और ज़्यादा कर दिया, तो इनके पास तो पैसे ही नहीं बचेंगे एंड अगेन वही चीज़ आती है, पैसे होंगे नहीं तो ये लोग पैसे देंगे नहीं, अपने आप जो मनी का सप्लाई है वो कम हो जाएगा। 6th है ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं या फिर अचानक पैसों की बहुत कमी हो जाती है तो उस टाइम आरबीआई खुद मार्केट में उतरती है और गवर्नमेंट बॉन्ड को या तो बेचती है नहीं तो खरीदती है। इससे क्या होता है, मनी का सप्लाई रेगुलेट हो जाता है। 7th है स्टरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट। तो देखो जब हमारे कंट्री में बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है तो वो भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि हमें बैलेंस मेंटेन करके चलना है। तो उस केस में आरबीआई क्या करती है, कुछ स्टेप्स लेती है एंड अगेन वो जो एक्स्ट्रा फॉरेन इनकम आ गया है उसको अपने पास ले लेती है। तो इससे क्या होता है, अगेन मनी का सप्लाई रेगुलेट हो जाता है। हैं कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स जिनकी मदद से हम आसानी से मनी के सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। जब भी आप बैंक में जाते हो कुछ भी लोन वोन लेने के लिए, वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं भाई आप कुछ चीज़ गिरवी तो रखो। तो क्या होगा, आपको कोई भी सामान गिरवी रखना पड़ेगा जब भी आपको लोन चाहिए।
तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा दुख होता है ना यार कि हमारा वो सामान गिरवी पे ले लेंगे, तो इससे अच्छा छोड़ो, लोन लेते ही नहीं हैं। सेकंड, मार्जिन रिक्वायरमेंट। आरबीआई क्या करती है, एक मार्जिन सेट करके रखती है कि आपको उतना ही लोन मिलेगा जितना आप सामान गिरवी रखोगे। मतलब जितना बड़ा आप गिरवी सामान रखोगे उतना बड़ा लोन। अगर आप आपका छोटा कोई सामान गिरवी पे रखते हो तो उतना ही छोटा लोन। तीसरा है सीलिंग ऑन क्रेडिट। कभी कभार हमको सीलिंग भी क्रेडिट पे रखना पड़ सकता है। चौथा है डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। अब ये आरबीआई क्या करती है, अमीर लोगों से हाई रेट पे उनको लोन देती है, मतलब उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है एंड उनको लोन देती है, जबकि जो मिडिल क्लास के फैमिली से हैं उनको वो लो रेट पे भी लोन दे देती है। तो यहीं पर एंड होता है हमारा आज का ये सेशन एंड हमारा ये चैप्टर। आई होप क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, टाटा एंड आउट जो।